और चलिए शुरुआत करेंगे रायपुर से। शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। शहीद के परिवार को 80 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। सीएम भूपेश ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, जहां बीजापुर में नक्सली हमला हुआ था, 22 जवान शहीद हुए थे। अब उनमें से उन परिवारों को जिनके जवान घायल हुए थे, उन परिवारों को अब अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी एक सदस्य को, और आर्थिक सहायता भी उन परिवारों को दी जाएगी। तो बता दें कि एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और 80 लाख की आर्थिक सहायता शहीदों के परिवार को मिलेगी। तो बता दें कि बीते दिन जब नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें 22 जवान शहीद हुए हैं। तो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। 80 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगहों का दौरा किया। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री ने सबसे पहले जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। तो इसके बाद गृह मंत्री ने बीजापुर में जवानों को संबोधित किया। फिर वो रायपुर के अस्पताल में घायल जवानों से मिले, जहां उन्होंने जवानों से बातचीत की और उनका हाल जाना। इस दौरान वो बासागुड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ खाना खाया। हमारे जवान शहीद हुए। नक्सली हमले के बाद केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक्शन में आ गई हैं। जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर बैठक की। इस लड़ाई में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के अफसर ने कई नए सुझाव दिए हैं। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई अब रोज और तेज होती रहेगी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुठभेड़ नहीं बल्कि एक युद्ध था। नक्सलियों के गढ़ में 4 घंटे तक सुरक्षा बलों ने लड़ाई लड़ी। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर से वो लाशें लाद कर ले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। नक्सली अब सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे
जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपाम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों से फोन पर बात की और उनका हाल जाना। घायल जवानों से फोन पर बात कर उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया। डॉक्टरों को अच्छे से अच्छा इलाज करने के भी निर्देश दिए हैं। लोकेश जी कैसे हैं? तबीयत ठीक है आप? बहुत बहुत मेरे ईश्वर से प्रार्थना, आप स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी ही। और आपकी इस बहादुरी के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। आपने नक्सलाइट से जो लड़ाई लड़कर और लोगों की जो है और देश के एक जो है आपने सुरक्षा की है, ऐसे आप लोगों के ऊपर मुझे गर्व है। सीआरपी के डिप्टी कमांडेंट साहब जो हैं आपके यहाँ पर है, उनका स्वास्थ्य अब कैसा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और उनको भी मेरे तरफ से स्वस्थ होने की शुभकामना दीजिए। और मैडम ने कहा मैं सलाम करती हूँ, आप लोगों ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जो संघर्ष किया है, और सबको आपके ऊपर गर्व है कि ना मैंने उनका हालचाल लिया, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजापुर में नक्सली हमले के बाद लापता हुए जम्मू के जवान से मिलने अधिकारी उनके घर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को जवान के लापता होने की जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पूरा डिपार्टमेंट और सरकार परिवार के साथ खड़ा है। वहीं जवान राकेश्वर सिंह के परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से जवान को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। वही मैं उसको लगा रहा था, आपके वो गए थे भाई हमारे पास भी, तो हम उनको फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन अभी हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उधर से। लेकिन ये पता चल रहा है कि वो जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको सही सलामत जो है ट्रेस आउट कर सकें। उनकी कस्टडी में ये पता नहीं, ये तो अभी तो आपकी उसकी खबर से पता चल रहा है ना, मीडिया जैसे आपको बता रहे थे भाई कि उनसे पता चल रहा है, ये तो उसकी खबरें हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के, ग्राउंड पर बात नहीं हो पा रही वहाँ से फोन। अभी करेंगे, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा तो हम उसको शेयर करेंगे। इसीलिए हम आए हैं कि आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल ले लें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो हम उसको शेयर कर सकें टाइम पे। सुरक्षित है, उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूँगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उन्होंने भी बोला कि आप एक्सटेंशन करा सकते हो। बस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम कंट्रोल रूम फ़ोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है।
बीजापुर में नक्सली प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल के लौटते ही उन्होंने प्रेस नोट जारी किया। तर्रेम के जोनागुड़ा हमले को लेकर गृह मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। तर्रेम हमले पर बदला लेने वाले बयान को असंवैधानिक बताया है। तो नक्सली नोट में लिखा है, नक्सली नेता ने कहा कि किस किस से बदला लेंगे। जवानों की मौत के लिए केंद्र, राज्य और नॉर्थ ब्लॉक को जिम्मेदार बताया है। मुठभेड़ों में शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संगठन की लड़ाई जवानों से नहीं है, सरकार की तरफ से हथियार उठाने की वजह से संगठन को उनसे लड़ना पड़ता है। पिछले 4 महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में 28 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो चुके हैं। जवानों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद हर आंख नम है। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते वक्त उनके घर वालों के आंसू छलक गए। शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान के अंतिम सफर के दौरान नेता और लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोगों ने नक्सली हमले के बाद गुस्सा है। तो ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी की आंखें नम थी और हुजूम उमड़ पड़ा था। बीजापुर नक्सल हमले में 30 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का राजधानी रायपुर में अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ऐसे ही एक घायल जवान से बंसल न्यूज ने उस पूरी घटना के दौरान क्या कुछ हुआ ये जानने की कोशिश की। हमारे साथ बीजापुर नक्सल हमले में घायल जवान हैं। आपका नाम क्या है? मनीष, डिप्टी कमांडेंट। मनीष जी, क्या हुआ था वहाँ पर, कुछ याद है? हम लोग 3 तारीख की रात में सर्च ऑपरेशन के निकले थे तरेम थाना से जोनागुड़ा की तरफ, जहाँ पे नक्सलियों के होने की जानकारी हम लोगों के पास सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। हम लोग टारगेट एरिया हिट करने के बाद टेकल गुडेम गांव के पास पहुँचे तो पहले से नक्सलियों ने वहाँ पर घात लगा रखा था और जवानों को घेरने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जवानों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उनके सारे मंसूबों को नाकाम किया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन हमने भी नक्सलियों को बहुत हानि पहुंचाई। आपको कहाँ पर चोट लगी? मैं बीजीएल के स्प्रिंटर से जो है सर में सर के पीछे चोट लगी थी। अभी ठीक है। क्या गोलीबारी चारों तरफ से नक्सली कर रहे? बीजीएल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो, और एम्यूनिशन का बाद में इस्तेमाल उन्होंने किया। शुरुआती हमला उन्होंने बीजीएल राउंड से ही किया था। आपको अंदाज़ा है आपके 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, 22 जवान लगे? हाँ, ये इतने ज़्यादा की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दुखद है। आपको वहाँ से निकाला कैसे गया, फिर कैसे आए आप? मैं जितने भी घायल जवान थे उनको अपने साथ लेकर जहाँ पे चॉपर का GR देगा था वहाँ तक लेके आया अपने साथियों के साथ। हमारा असिस्टेंट कमांडेंट रविंदर, असिस्टेंट कमांडेंट CS जोशी, मैं और हमारे साथ जितने भी लोग थे उन लोगों ने से लेकर चॉपर तक लेके आए। तो देखिए, हमारे साथ जवान थे और जवान ने यहाँ पर अपनी स्थिति, हालात को यहाँ पर बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बीजापुर नक्सल हमले में घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। ज्यादातर गंभीर जवानों का इलाज रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है। इन जवानों की हालत कैसी है, बंसल न्यूज ने इसको लेकर हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर संदीप दवे से बात की। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, कई जवान शहीद हो गए हैं, कई जवान घायल हैं जिनको रायपुर लाया गया है। इस वक्त हम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हैं। हेड डॉक्टर संदीप दवे हमारे साथ हैं। सर, जवानों की स्थिति कैसी है? यहाँ पर 9 जवान लाए गए हैं। पहले दिन 3 जवान लाए गए थे और कल शाम को 6 जवान और लाए गए हैं, और इन 9 जवानों की हालत अब पहले से बेहतर है। एक कमांडेंट जिनके हाथ में खून की नस में चोट लगी थी, उनका भी अभी तक के हाथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मरीज स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे और अपने कार्य पर वापस लौटेंगे। सर, क्या गोलियां लगी थी या ब्लास्ट में उनको ये नुकसान हुआ है? ये सर जितने भी आए हैं सबको लगभग गोलियां ही लगी, सिवाय एक
जिसके कि बहुत मेजर इंजरी हाथ में भी हुई है, उसको छोड़ के बाकी सबको गोलियां ही लगी हैं। माने खतरे से बाहर हैं सब? जी जी। तो सभी जवान खतरे से बाहर हैं, ये अच्छी राहत की बात है। गोलियां लगी थी इन सभी जवानों को। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बीजापुर में हुए नक्सली हमले का आखिर कौन है मास्टरमाइंड? क्या था हमले का हिडन प्लान? कैसे हुआ सुरक्षा जवानों पर हमला? देखिए पूरी रिपोर्ट। नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है हिडमा। बड़ी वारदातों में हिडमा का हाथ। हिडमा की बटालियन के पास आधुनिक हथियार। बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने हिडमा का खात्मा जरूरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए। लेकिन इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर हिडमा है। हिडमा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बड़ा नक्सली लीडर है। 4 साल पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वो बच गया, जिसके बाद उस पर 25 लाख रुपए का इनाम है। हिडमा बस्तर का रहने वाला इकलौता ऐसा आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है। तो आपको दिखाते हैं कि हिडमा ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से बीजापुर और सुकमा जिले के जोनागुड़ा, टेकलगुडुम और जीरा गांव में हिडमा और उसके साथी नक्सलियों के जमा होने की खुफिया जानकारी मिल रही थी। राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए मिशन लॉन्च किया और शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में चले गए। लेकिन हिडमा की बटालियन नंबर 1 आधुनिक हथियारों से लेस रहती है। जवानों को देख हिडमा ने अपने साथी नक्सलियों के साथ फोर्स पर एलएमजी जैसी बंदूकों से छिपकर फायरिंग की और पूरी मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 9 आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद अब हिडमा की सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली हमलों में हिडमा का अहम योगदान रहता है। इससे पहले सुकमा के भेज्जी में हुए हमले के पीछे भी हिडमा का ही हाथ था, जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए थे। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले में भी हिडमा शामिल था। इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में चिंतलनार के करीब तालमटेला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के पीछे भी हिडमा का ही हाथ था। नक्सलियों की ये बटालियन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हुए गांव वालों की हत्या करना और उन्हें डराने का काम करती है। अगर बस्तर में नक्सल समस्या का समाधान करना है तो बटालियन नंबर 1 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और हिडमा जैसे मास्टरमाइंड का खात्मा करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। निश्चित रूप से आश्वासन से परे अब जनता जवाब चाहती है, नक्सलियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। प्रदेश में 7000 से ज्यादा मामले मिले हैं। प्रदेश में 7302 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड 38 मौतें हुई हैं। वहीं रायपुर से 1702 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग से 1169 और राजनांदगांव से 893 नए मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर से 467 और महासमुंद से 338, बेमेतरा से 335, कोरबा से 285, सरगुजा से 190 और बालोद से भी 169 नए मरीज मिले हैं। सूरजपुर में 164 और बलौदा बाजार में भी 162 नए मरीज सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 44,000 के पार पहुंच गई है। तो दुर्ग की बात कर लेते हैं। आज से टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। 6 से 14 अप्रैल तक दुर्ग टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में लॉकडाउन में सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। दुर्ग में आज से आपको बता दें टोटल लॉकडाउन रहेगा 6 से 14 अप्रैल तक। तो लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली है, जिसमें गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग में लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही थी, ऐसे में आज से टोटल लॉकडाउन रहेगा 14 अप्रैल तक। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते धमतरी में प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। सोमवार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये आंशिक लॉकडाउन आगामी 13 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
तो इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं ही जारी रहेंगी। ठीक, डन, चालू। अभी हम खड़े हैं धमतरी जिले के घड़ी चौक के पास, और जिस तरह से नए कलेक्टर धमतरी ने आदेश जारी किया था, तो आज से जो है पूर्ण यहाँ पर जो है आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। आप देख सकते हैं जो दुकानें 6 बजे के बाद है यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, और दुकानों का जो यहाँ बंद करने का सिलसिला है वो जारी है। अधिकारी भी यहाँ पर तैनात हैं, अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पर जो है बंद के जो कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं 6 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसका पालन करवा रहे हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि धमतरी TI भी हैं, राजस्व का पूरा अमला भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो आंशिक लॉकडाउन की जो बात कही गई थी उसको यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। कैमरामैन अमन साहू के साथ राजेश चावला, बंसल न्यूज, धमतरी। बिलासपुर में वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती। कई बार लोगों को तो बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौटना पड़ता है। इस दौरान लोगों में भी खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने आयुर्वेद अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा भी लिया। कोरोना वैक्सीन की कमी का खामियाजा जिले के उन बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है जो घंटों वैक्सीनेशन सेंटर में आकर बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर दोपहर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि वैक्सीन आ रही है। सैकड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं 45 वर्षीय बुजुर्गों की हालत और स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अब तक यहाँ पर कोई भी वैक्सीन यहाँ नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से इन सेंटरों में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बता दें कि जिले में 166 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से पर डे 22,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है वैक्सीनेशन का। लेकिन स्थितियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनसे भी बात करते हैं। कब से आप लोग आए हो दादी? अभी थोड़ी देर सुबह से आए हैं हम लोग। देख इंतजार कर रही हूँ भाई। अभी तक के नहीं आया हो वैक्सीन? नहीं आए कोई। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं? जी 9 बजे से आए हम लोग। क्या बोल रहे हैं? 2 बजे आएगा बोल रहे हैं। अब बैठे हैं, लगवाना है भैया तो बैठना पड़ेगा ही। यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। ये वैक्सीनेशन का काम कब से ठप पड़ा हुआ है? देखिए, कल हमारे पास दोपहर तक हमने 230 वैक्सीन लगाए 230 हितग्राहियों को। उसके बाद से अभी हम वैक्सीन के इंतजार में हैं। जो हितग्राही कल दोपहर बाद आए उनको हमने कल का टोकन दिया था, आज का मतलब, और आज जो आ रहे हैं उनका हमने अभी तक 300 का पंजीयन किया है। वैक्सीन जैसे ही आएगी हम सबसे पहले जिनको टोकन दे चुके हैं उनको लगाएंगे, इसलिए हम भी वैक्सीन के इंतजार में हैं। वैक्सीन मिलते ही हम कार्य सुचारू रूप से चालू कर देंगे। स्थिति है पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोगों को वापस भी जाना पड़ रहा है। देखिए, वैक्सीन जो आ रहा है हमारे पास तक जो भी हितग्राही अभी तक पहुंचे हैं उनको हमने लाभ देने के लिए टोकन दे दिया है। अब मुख्य बात यह है कि वैक्सीन आने के साथ ही हम काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक जो पहुँच रहा है उसको हम पूर्ण लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांकेर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। साप्ताहिक हाट बाजारों पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने रोक लगाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ये फैसला लिया गया। 25 मार्च से जिले में 144 धारा लागू है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब साप्ताहिक हाट बाजारों पर भी रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। ताजा मामला कवर्धा के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां ओपन स्कूल का असाइनमेंट जमा करने सैकड़ों की संख्या में छात्रों की भीड़ देखी गई। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा। तो बच्चे असाइनमेंट का आखिरी दिन होने की वजह से एक साथ पहुंचे थे। वहीं बच्चों की भीड़ से प्रशासन और स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कवर्धा जिले में धारा 144 लागू है। जिले में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं। अच्छा, पालन करेंगे, बताएंगे तब तो ना। हम लोग एक जने करेंगे, सब जने थोड़ी करेंगे। आप लोगों को समझदारी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज से लगातार असाइनमेंट जमा करने का है। अपनी ओर से हम लोग
उसको मना करते हैं, लेकिन बच्चे हैं काफ़ी दूर दूर खड़े होने का और भी प्रयास करते हैं, फिर कभी आ जाते हैं, फिर खड़े करते हैं। और यदि इसके लिए पुलिस की व्यवस्था यदि हो जाती तो बहुत अच्छा। प्रबंधन की विशेष जिम्मेदारी नहीं है सभी, लेकिन हमारे तरफ से उनको आगाह किया जाता है। इस स्थिति में तो संभावना तो रहती है, लेकिन शासन के नियम है तो उनके तो निर्देशों का पालन तो हमको करना ही पड़ेगा सर। कवर्धा में बीते 2 दिनों से कोरोना वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण वैक्सीनेशन का काम अटका हुआ है। हालांकि जल्द ही वैक्सीन आने का दावा किया जा रहा है। जिले में अब तक 7,200 स्वास्थ्यकर्मी सहित फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 45 से अधिक उम्र के 1,86,000 से ज्यादा अधिक लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाया जाना है। इनमें से अभी तक केवल 62,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। वैक्सीनेशन पर दिन बढ़ रहा है और हमारा टारगेट है कि हम पर दिन 10,000 की वैक्सीनेशन करें जी। तो जैसे हमारे पास अनुमानित जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, अनुमानित जो जनसंख्या हमारे यहाँ 1,80,000 के आसपास हम मान रहे हैं जी। यदि हम 8 से 10,000 पर डे करेंगे तो आने वाले 15 से 20 दिन में हम इसको पूरा आज के लिए हमारे पास पूरी वैक्सीनेशन है और आज हम लोगों ने गाड़ी भेजी हुई है। तो यदि वैक्सीन आ जाता है आज तो कल भी हमारा चालू रहेगा, अदरवाइज 1-2 दिन के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट bansalnews.com पर भी जा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज facebook.com/bansalnewsofficial पर भी जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर भी देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। सर्च कीजिए बंसल न्यूज ऑफिशियल और देखिए छोटी बड़ी हर खबर। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़िए कुछ खास खबरों के साथ। बंसल न्यूज MPCG।